नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फिफाना हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर हिंदी के तीनों पक्षों व्याकरण, साहित्य व काव्य शास्त्र का गूढ़ अध्ययन करवाया जाएगा। तो इस क्लास में अपन क्या पढ़ रहे थे। अपन नंदुलारे वाजपेयी जी द्वारा रचित एक निबंध का अध्ययन कर रहे थे। कौन सा? प्रसाद और निराला। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं उस निबंध को। नंद दुलारे वाजपेयी जी द्वारा रचित या वाजपेयी जी के निबंध को अपन पढ़ रहे थे। कौन सा निबंध था? प्रसाद और निराला। अपनों ने देखा कि भाई निराला जी का काव्य मुक्तक छंद का स्पर्श पाकर किस ओर बढ़ा? एक अभिनव क्रांति की ओर बढ़ा। इन्होंने कर्मागत काव्य रचना की है। कर्मागत का मतलब इन्होंने अपने जीवन के अनुरूप, जैसे प्रारंभिक जीवन में इनकी जो विशेषताएं थी उनको इन्होंने प्रारंभिक काव्य में व्यक्त किया है। उसके बाद धीरे धीरे उनके काव्य का स्वर बदलता हुआ प्रतीत होता है। इनकी रचना में यदि अपन देखें तो सबसे पहले यदि अपन बात करते हैं तो वीर व श्रृंगार रस से आगे बढ़ता है। वीर व श्रृंगार रस से आगे बढ़ता है, परंतु आगे कहां जाकर ठहरता है? शांत रस की ओर। और मैंने आपको बताया था कि जीवन के अंतिम समय में इन्होंने जिस प्रकार की रचनाएं रची वो एक विविधता लिए हुए थी। इसके साथ साथ अपनों ने बात की कि भाई इन्होंने गीत लिखे, प्रगीत लिखे, और प्रगीतों में भी लंबे गीत भी लिखे, जैसे सरोज स्मृति की अपनों ने बात की। इन्होंने प्रबंध काव्यों की रचना की, जैसे तुलसीदास अपन कह सकते हैं। राम की शक्ति पूजा की अपन बात कर सकते हैं। भाषा के संबंध में अपनों ने देखा कि विविधता लिए हुए इनका साहित्य था। व्यापक स्तर इनका भाषा का माना जाता है। कहीं पर जहां पर ये संस्कृत हिंदी का प्रयोग करते हैं तो वहीं पर ठेठ हिंदी का प्रयोग भी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि खड़ी बोली का प्रयोग भी इनके द्वारा किया गया है। तो इस प्रकार से कहीं कहीं संस्कृत बाहुल्य पदावली है, शब्दावली है, तो कहीं पर ठेठ हिंदी में काव्य रचना भी मिलती है। तो इस प्रकार से इनका जो काव्य संसार है वो व्यापक तो है ही, इसके साथ साथ विविधता लिए हुए है। कुकुरमुता जैसी कविता इन्होंने लिखी है जो एक प्रगतिशील स्वर को लेकर उभरती है, जिसमें भी एक लय है। तो इस प्रकार से सरलता भी इनके काव्य में मिलती है, कलिष्ठता भी इनके काव्य में मिलती है। दूसरी तरफ कल की क्लास में अपनों ने बात की थी प्रसाद जी की। तो प्रसाद जी ने क्या किया है? प्रेम का चित्रण किया है, सौंदर्य का चित्रण किया है, और इसके साथ साथ मार्मिकता का चित्रण किया है। इन्होंने जो चित्रण किया है वो इनका एक आध्यात्म का स्वर देने वाला चित्रण माना जाता है। अर्थात ये किसकी तरफ गति करते हुए दिखाई देते हैं? आध्यात्मिकता की ओर जाते हुए ये दिखाई देते हैं। इनके बस की बात नहीं थी कि वीर, रौद्र व भयानक रसों में काव्य रचना कर सके। वीर, रौद्र या भयानक, इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा जिसमें इस प्रकार के पदों की सृष्टि हो। इनकी जो लेखनी है वो, यदि अपन कहें कि शेर सिंह का शस्त्र समर्पण भी ग्रंथ की बात करें तो उसमें भी वीरता नहीं आ रही है। यानी वीरता व रौद्र की पंक्तियां इनके साहित्य का कभी अंग नहीं बन पाई। इनके साहित्य में एक सरलता बनी हुई है। हालांकि इन्होंने पूर्णतः उच्छृंखलता, उद्वेग का, संवेगात्मक भावुकता का चित्रण किया है। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि कामायनी में जब मनु का चित्रण ये कर रहे हैं तो मनु जब प्रारंभिक सर्गों में आते हैं तो प्रारंभिक सर्गों में मनु एक उच्छृंखल व्यक्तित्व होते हैं, यानी स्वच्छंद व्यक्तित्व होते हैं, परंतु धीरे धीरे जाकर आगे वो एक शांत व्यक्ति बन जाते हैं। या फिर अपन यूं कहें कि वही मनु आगे जाकर आनंदवाद की सृष्टि करते हैं। और श्रद्धा की तो बात ही मत पूछो, वो कामायनी है और इसके साथ साथ समर्पण व लज्जा को अभिव्यक्त करने वाला एक नारी पात्र है।
जो मनु को भी एक सही दिशा प्रदान करता है। कहते हैं ना, हर सफल व्यक्ति के पीछे कहीं ना कहीं किसी न किसी औरत का हाथ होता है। तो वहां पर मनु भी श्रद्धा से प्रेरित होकर और आनंदवाद की स्थापना करते हैं। मनु और श्रद्धा दोनों मानसरोवर के आसपास इतना सुंदर, इतना मनोरम वातावरण बनाते हैं, इतने मधुर वातावरण का निर्माण करते हैं कि चारों तरफ आनंद ही आनंद की सृष्टि होती है। ईड़ा और अन्य लोग जब वहां पर पहुंचते हैं तो ऐसे लगता है कि उनकी मन की सभी संताप, सभी दोष, सभी दुख नष्ट हो चुके हैं। तो इस प्रकार से आनंदवाद की सृष्टि करने वाले हैं। इनके साहित्य में यदि अपन भाषा की बात करें तो भाषागत उतार चढ़ाव की जहां जरूरत पड़ी है, काफी बार काव्य में जरूरत पड़ जाती है कि भी उतार चढ़ाव आना है, यानी कहीं पर अत्यधिक वीरतापूर्ण साहित्य की पंक्तियां की मांग होती है। जैसे मतलब किसी भी, अब इन्होंने शेर सिंह का शस्त्र समर्पण नामक एक वीर रसात्मक काव्य रचना की है। हालांकि ये सफल हुए हैं, परंतु उन्होंने वीरता के बजाय उसको अलग रूपों में, उद्विग्नता में अभिव्यक्त कर दिया है। तो इसी प्रकार से जब यहाँ इस प्रकार की जरूरत हो जाए कि भी रौद्र पदों की रचना करनी है, वीर पदों की रचना करनी है, वीर रसात्मकता की पदों की रचना करनी है, इस प्रकार से भाव साहित्य में लेकर आना है, तो वो किसका सहारा लेते थे? वो छंदों का सहारा लेते थे। वो छंदों के माध्यम से और इस प्रकार के भाव को व्यक्त करने का प्रयास करते थे। इनकी वाणी इस प्रकार की सृष्टि करने में इनका साथ नहीं दे पाती थी। क्यों नहीं दे पाती थी? क्योंकि इनकी प्रकृति, इनकी प्रवृत्ति ऐसी नहीं थी। तो इसलिए ये जो कवि माने जाते हैं, इनका काव्य भी विशाल है और विविधता लिए हुए हैं, परंतु इनका काव्य जो है वो वीर, रौद्र व भयानक रसों की उत्पत्ति करने में असक्षम था। इनकी भाषा इस प्रकार के सर्ग उत्पन्न करने में या सर्ग रचना करने में असमर्थ थी। तो इसलिए इन्होंने छंदों का सहारा लेते हुए, हाँ, प्रसाद जी के काव्य में छंद अधिक मात्रा में मिलते हैं और छंदों का प्रयोग भी बहुत सुंदर मिलता है। इन्होंने भी भाषा में विविधता ली है। जैसे मतलब संस्कृत के शब्द भी मिलते हैं, आम बोलचाल के यानी हिंदी का प्रयोग भी इन्होंने किया है। विविधता मिलती है, परंतु ऐसे शब्द नहीं है जहां पर किसी पाठक या श्रोता के मध्य उत्साह का संचार कर दे या जोश भर दे। तो इस प्रकार से प्रसाद जी का जो साहित्य है, प्रसाद जी का साहित्य वो एक अलग पृष्ठभूमि पर निर्मित होता है। निराला जी का एक अलग पृष्ठभूमि पर निर्मित होता है। प्रसाद जी के काव्य का यदि अपन मूल स्वर ले तो वेदना, मार्मिकता और सौंदर्य है। तो इधर निराला जी के काव्य का मूल स्वर देखिए, निराला जी ने अपने आप से उदासीनता बना ली थी। अपने आप से मतलब है कि न तो इनके परिवार से कोई मतलब रहा, न इनको स्वयं से कभी कोई मतलब रहा, कभी कोई प्रेम रहा। जैसे अपनों ने एक संस्मरणात्मक रचना पढ़ी है, उसमें जो हजारी प्रसाद जी द्विवेदी है वो यूं लिखते हैं कि निराला जी कभी कभार जब विक्षिप्त अवस्था में थे तब वो बातों बातों में यूं कहते थे, निराला इज डेड, निराला मर चुका है, निराला है ही नहीं, निराला समाप्त हो चुका है। अर्थात इनकी अपने आप से वृत्ति हट चुकी थी। और जो व्यक्ति अपने आप से प्रेम नहीं करता वह दूसरों से प्रेम करता है, वह समाज की तरफ देखता है। व्यक्ति के हृदय में प्रेम होता है, व्यक्ति को प्रेम व सौंदर्य की आवश्यकता होती है, चाहे वह घर में मिले और चाहे उसे बाहर मिले। तो इसलिए उसने अपने आप से, अपने परिवार में कुछ था नहीं, ऐसा कोई था नहीं, तो इनकी दृष्टि है वो व्यापक हो गई, संपूर्ण समाज के लिए हो गई। और उसी व्यापक दृष्टि पर इनका साहित्य रचित हुआ, इनके साहित्य ने एक दिशा पकड़ी। इनका साहित्य हर एक रस, हर एक भाव का
हूबहू या फिर यथार्थ चित्रण करने में समर्थवान था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि निराला का साहित्य जहां व्यापक था वहां पर प्रसाद जी का साहित्य गूढ़ था। और अपन बात करें 20वीं शताब्दी के दो उत्कृष्ट साहित्यकारों की, दो महनीय साहित्यकारों की, तो अपनों ने एक बार वाजपेयी जी ने प्रश्न उठाया था कि भाई अपनों ने इन्हीं दोनों को क्यों लिया। इसलिए लिया क्योंकि इन दोनों का जो साहित्य है वो पूरी 20वीं शताब्दी का, पूरी की पूरी 20वीं शताब्दी का प्रतिनिधित्व करने वाला साहित्य है इनका साहित्य। क्यों? क्योंकि यदि कोई साहित्य अपन देखें तो वो ये हो सकता है कि ऊपरी चित्रण कर रहा हो, बाहरी चित्रण कर रहा हो, और कुछ ऐसे साहित्यकार थे, कुछ ऐसा साहित्य था जो गूढ़ चित्रण कर रहा हो। अब यहाँ पर तो बहिरंग या बाहरी या व्यापकता मिल जाएगी और यहाँ पर गूढ़ता मिल जाएगी। तो संपूर्ण 20वीं शताब्दी का हो गया ना प्रतिनिधित्व। तो ये दोनों इतने महान विचारक थे कि इन दोनों को पढ़ लीजिए और इन दोनों के काव्य की विशेषताओं को अलग अलग नोट कर लीजिए। पूरी 20वीं शताब्दी की विशेषताएं आपके सामने आ जाएगी। इन्होंने हर एक पक्ष के बारे में लिखा, हर एक उस पक्ष के संदर्भ में लिखा जो 20वीं शताब्दी में उत्कृष्ट कहा जा सकता है या 20वीं शताब्दी का प्रमुख विषय कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से अपनों ने निराला व प्रसाद जी के बारे में देखा। इनके काव्य में यदि अपन देखें तो इनके काव्य की उत्कृष्टता कहाँ पर मिलती है? कामायनी में मिलती है। और इनके काव्य को वाजपेयी जी यूं कहते हैं कि भाई मैंने एक और निबंध लिखा था, और मैंने कौन सा लिखा था? ये तो प्रसाद और निराला है। मैंने एक जयशंकर प्रसाद नाम से भी एक निबंध की रचना की थी। और ये कहते हैं कि मैंने उस निबंध में कामायनी और अभिज्ञानम शाकुंतलम इन दोनों में या इन दोनों की तुलना करने का प्रयास किया था। वाजपेयी जी कहते हैं कि जयशंकर प्रसाद नामक मेरी निबंधात्मक रचना में, मेरे निबंध में मैंने क्या किया था? अभिज्ञानम शाकुंतलम किसकी रचना है? कालिदास जी की है। और कालिदास जी किस भाषा के कवि है? संस्कृत भाषा के कवि माने जाते हैं। तो ये जो रचना मानी जाती है वो संस्कृत साहित्य की रचना मानी जाती है। तो यहाँ पर वाजपेयी जी कहते हैं कि इन्होंने जो ज्यादा चीजें उठाई है वो संस्कृत साहित्य से उठाई है, क्योंकि कालिदास जी ने जो अभिज्ञानम शाकुंतलम लिखा है उसकी तुलना यदि कामायनी के साथ की जाए तो दोनों में काफी कुछ समानता या काफी सर्गों में, कुछ विषयों में, कुछ रसों में, कुछ छंदों में समानता दिखाई दे जाती है। तो इस प्रकार से इनका साहित्य संस्कृत के नजदीक था। तो जाहिर सी बात है कि संस्कृत के काव्यों में छंदात्मक वैविध्यता देखने को मिलती है या छंदात्मक वैविध्य देखने को मिलता है। अब छंदात्मक विविधता ही प्रसाद जी के काव्य में है। तो हम मान सकते हैं कि दोनों ही महनीय साहित्यकार, या फिर अपन यूं कहें कि प्रसाद और कालिदास, इन दोनों में भी कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में समानता हो सकती है। तो अपन कह सकते हैं कालिदास जी ने जिस प्रकार से अभिज्ञानम शाकुंतलम में सृष्टि पूरी की पूरी, यानी जो नायक है वो पूरे साहित्य के दौरान शांत रस में और इधर उधर घूमता हुआ, भटकता हुआ अपने लक्ष्य की ओर पहुंचने का प्रयास करता है, उसी प्रकार से कामायनी में मनु शांत रस में उत्पन्न होते हैं। उसके बाद कहीं कहीं विशृंखल और संवेगात्मक भावुकता आती है, धीरे धीरे वो अपने लक्ष्य की तरफ पहुंचते हैं। तो काफी जगह पर इन दोनों में समानता भी है। तो अपन कह सकते हैं कि निराला जी से यहाँ पर इनका साहित्य अलग हो जाता है।
और कैसे कैसे कौन कौन सी बातों पर अपन विचार कर सकते हैं, कौन कौन से विषयों पर विचार कर सकते हैं, वो तो अगली क्लास में ही देखेंगे। आज की क्लास में इतना ही, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।